हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। कुछ दिन पहले क्लास 10th का रिजल्ट जारी कर दिया गया बिहार बोर्ड के द्वारा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका रिजल्ट अच्छा होगा, अच्छा ही होगा। हम खराब बोल भी नहीं सकते हैं क्योंकि क्लास 10th का ही तो रिजल्ट है। अगर उसमें थोड़ी सी कमी रह भी गई तो क्या हुआ, ऐसा तो है नहीं कि हमारा भविष्य डिसाइड हो जाएगा इस बात से। हाँ, बस हमारा क्लास 10th में रिजल्ट खराब हुआ, इसका एक वजह हो सकती है कि हमने क्लास 9 10th में मेहनत नहीं किया था। तो अब दोबारा कर लेंगे, क्लास 11 12th में हम मेहनत दोबारा करेंगे। यानी कि हमने जो 9 10th में गलती करी है, हमें उसे जानना है कि हमारा रिजल्ट खराब क्यों हुआ, और हम क्लास 11 12th में ढंग से मेहनत करेंगे तो बेशक हमारा रिजल्ट अच्छा होगा। तो आप सारे खुशी और सारे गमों को भुला करके क्लास 11 12th में शानदार तरीका से पढ़िए, शानदार तरीका से मन लगा करके पढ़िए, ताकि आप क्लास 11 12th और आगे की जिंदगी में अच्छा कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, मेरा नाम है दुर्गानंद कुशवाहा। मैं आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाने का काम करता हूं, जिसमें हम लोग अभी केमिस्ट्री स्टार्ट किए हुए हैं। अभी तक 2 लेक्चर्स अपलोड किए जा चुके हैं मेरे द्वारा, जिसमें सबसे पहला वीडियो में मैंने आपको केमिस्ट्री के बारे में बताया था कि केमिस्ट्री क्या होता है। तो हमने जाना था कि स्टडी ऑफ मैटर इज केमिस्ट्री, ठीक है, मैटर के बारे में पढ़ना केमिस्ट्री कहलाता है। फिर हमने बात किया था कि ये मैटर क्या होता है, मैटर को हम कितने तरीके से बांट सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। मिला जुला करके मेरे कहने का सिंपल सा मतलब है कि हमने केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, जो एनसीईआरटी में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट किए हुए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उससे थोड़ा सा आगे, यानी कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ही अगला जो हमारा टॉपिक है हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यदि आप क्लास 9th और 10th हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं तो आपने इसको हिंदी में बोला होगा रासायनिक संयोग के नियम, ठीक है, यानी कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन के नियम। थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये केमिकल कॉम्बिनेशन के नियम का क्या मतलब है। आप सभी ने क्लास 10th में पढ़ा होगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यानी कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन आपने पढ़ा होगा। तो वहां पर आपको शिक्षकों ने बताया होगा कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, यानी कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, तो टोटल रिएक्टेंट का वजन, यानी कि अभिकारक का कुल वजन प्रतिफल यानी कि प्रोडक्ट के कुल वजन के बराबर होता है। तो वो तभी संभव है जब केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट साइड और राइट साइड प्रत्येक एलिमेंट के एटम की संख्या समान हो। तो इसलिए हम लोग वहां पर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे थे। तो मिला जुला करके कहने का मतलब मेरा यह हुआ कि जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होता है, जब कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो वहां पर कुछ स्पेशल नियम कानून का पालन होता है। जैसे मान लीजिए कि एक नियम है कि अगर 10 ग्राम हाइड्रोजन और 5 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर के पानी बना रहा है तो पक्का है कि पानी 15 ग्राम बनेगा। यानी कि जो कन्वर्ट हो रहा है किसी प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट भी उतना ही होगा जितना वो पहले था, यानी कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। तो ये एक नियम हुआ। उसी तरीके से और भी नियम का पालन होता है केमिकल रिएक्शन के टाइम पर, ठीक है। उन सभी नियमों को हम बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी कि इतना कहानी मैं छोड़ देता हूं, मैं सिंपल यदि कहने का प्रयास करूं तो मेरा सिंपल से कहने का मतलब है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, यानी कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो केमिकल रिएक्शन के टाइम पर कुछ स्पेशल, कुछ विशेष नियम कानून का पालन होता है। उस नियम को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बहुत सारे नियम है, 4-5 नियम है। उसमें से सबसे जो पहला नियम है हम उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। याद रखना है, बड़ा फेमस नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा नियम है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपर्शन, या इसी को हम लोग बोल देते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपर्शन। तो याद रखिएगा, डेफिनेट के बदला कभी कभी आपको कांस्टेंट वर्ड भी दिखाई देगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसी का नाम है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपर्शन। तीसरा जो हमारा नियम है हम लोग उसको बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपर्शन, ठीक है। तो आपने ये नाम कभी नहीं सुना होगा, आप ये पहली बार सुन रहे हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपर्शन, ठीक है। और एक और नियम है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। एक्चुअली में ये गेल लुसाक का लॉ है, ठीक है। हम लोग इसको पढ़ेंगे कि ये जो नियम है गेल लुसाक के द्वारा दिया गया था, तो हम लोग इसको गेल लुसाक लॉ भी बोल देते हैं, ठीक है। ये बात याद रखना है, गेल लुसाक्स लॉ, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम है गेल लुसाक।
और एक और नियम है जिसे हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। एवोगाड्रो भी साइंटिस्ट का नाम है, एवोगाड्रोज नंबर नहीं, सॉरी, एवोगाड्रोज लॉ, ठीक है, याद रखना है। तो देखिए ये 5 नियम है, ठीक है। ये पांचों नियम को हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। एक और नियम होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है, लेकिन जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो आपको एनसीईआरटी वो मिलेगा नहीं, ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको छोड़ के चलते हैं। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन आई थिंक कि जेईई नीट में भी उसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है, तो उतना हमें माथा लगाना नहीं है उस पर। हम अभी सिंपल सा आपको बताना चाह रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम यानी कि गेल-लुसाक का लॉ, और एवोगाड्रोज लॉ, ये जो 5 नियम है इसको हम लोग क्या लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और क्लास 11th में ये सभी के बारे में ढंग से पढ़ना है, ठीक है। ये जो ऊपर का 2 नियम है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी क्लास 11th में मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप एक बार रिवाइज कर ले, ठीक है, मेरे द्वारा तो मैं पढ़ा दूंगा इसको, अन्यथा मैं ज्यादातर इस प्रयास में रहता हूं कि जो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं उस पर बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया जाए। वैसे भी हम यहां पर बहुत ज्यादा इस दोनों के बारे में दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा इस कदर बताएंगे कि आप रिकैप कर पाए कि चलो भाई हाँ ये 9th के पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जो 2 नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इस दोनों को आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। बाकी ये जो 3 नियम है, ठीक है, हम इसको क्लास 9th में नहीं पढ़े हैं, बल्कि हमें क्लास 11th में इस बात को पढ़ना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हमारा काम है कि ये जो 5 है, ये 5 नियम है, इस पांचों नियम के बारे में हमें बारी बारी से पढ़ना है, जिसमें हमारा सबसे पहला नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। मेरा हिंदी बताने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि अगर आप हिंदी मीडियम से 9, 10 में पढ़े हुए हैं तो आप रिलेट कर पाओगे, हाँ भाई चलो ये तो हम क्लास 9th में पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो जब आप क्लास 9th का बुक खोलोगे या आपके टीचर ने अगर आपको नोट बनवाया होगा, तो यदि अगर आप वो नोट खोलोगे तो आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम इस नाम से आपको एक टॉपिक मिलेगा, ठीक है। तो हम उसी का बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का बात कर रहे हैं। तो आइए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। तो बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास वाटर, हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, और मान लीजिए कि मेरे पास 10 ग्राम हाइड्रोजन है, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, 10 ग्राम हाइड्रोजन है, और ये जो हाइड्रोजन है ये मान लीजिए कि 5 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, और ये दोनों रिएक्शन करके बना रहा है वाटर, यानी कि पानी बना रहा है, ठीक है। तो यहां पर पानी कितना बनेगा, 15 ग्राम बनेगा, हम सभी लोग जान रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हुआ क्या, यदि आप इसको देखोगे तो यहां पर क्या हुआ, ठीक है, ये मैं क्या बताना चाह रहा हूं, तो मैं आपको सिंपल सा बताने चाह रहा हूं, ठीक है, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है, ठीक है। तो ये जो 2 लोग रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे इसको अभिकारक बोला जाता है हिंदी में, ठीक है, रिएक्टेंट। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है तो ये दोनों रिएक्टेंट हो गया, और किसी भी केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं उसको प्रोडक्ट कहा जाता है। हिंदी में आपने इसको प्रतिफल या उत्पाद नाम दिया होगा, ठीक है, तो प्रोडक्ट है। तो आप याद रखिए, ठीक है, कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। अगर हमें केमिकल इक्वेशन के रूप में दिया हुआ है तब तो पहचानना नॉर्मल है, तीर की जो बायां साइड होगा उसको हम रिएक्टेंट बोलेंगे और जो दाहिने साइड होगा उसको प्रोडक्ट बोलेंगे। तो अब अगर आप इसको गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि जो प्रोडक्ट का वेट है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पर पानी लिख दिया 15 ग्राम, ठीक है, यानी कि यदि 10 ग्राम हाइड्रोजन और 5 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर रिएक्शन कर रहा है तो 15 ग्राम वाटर बनेगा, ठीक है, सिंपल सा बात है। तो यहां पर मैंने कैसे लिख दिया, ये जो मैंने लिखा कि 15 ग्राम वाटर बनेगा, तो 15 ग्राम वाटर मैंने कहां से लिख दिया, ठीक है। तो भाई देखो एक नियम होता है, ठीक है, जिस नियम का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो नियम बोलता है कि देखो जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होगा या फिजिकल चेंज होगा, ठीक है, देखिए मैं 2 बात कह रहा हूं, ठीक है। पहला, या तो कोई फिजिकल चेंज होगा, ठीक है, या तो कोई केमिकल चेंज होगा, यानी कि केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब भी कोई फिजिकल चेंज होगा या जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो टोटल रिएक्टेंट का मास और टोटल प्रोडक्ट का मास हमेशा बराबर होगा, याद रखिए, यही नियम है। और इसी के आधार पर मैंने यहां पर लिख दिया कि भाई वाटर 15 ग्राम होगा, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप एक बार और समझिए, मैं सिंपल बात यह कहना चाह रहा हूं कि जब भी कोई फिजिकल और केमिकल चेंज होगा, ठीक है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा बराबर होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के, याद रखिएगा, यानी कि टोटल रिएक्टेंट का मास टोटल प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा, सबसे पहली बात। और ये जो बात है इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सिंपल सा बात ये कहता है कि जब भी फिजिकल और केमिकल चेंज होगा तो मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट,
ठीक है, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, याद रखना है। बड़ा सिंपल सा कहानी है, एक बात हो गया। अब थोड़ा सा इस बात को हम और समझने का प्रयास करते हैं कि इसका एग्जैक्ट क्या मतलब हुआ कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि यदि मान लीजिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के 15 ग्राम था शुरू में, तो बाद में भी ये 15 ही ग्राम होगा। कहने का मतलब यह हुआ, ठीक है, कि जब भी केमिकल चेंज होगा या जब भी फिजिकल चेंज होगा तो सिस्टम का जो टोटल मास है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर पहले 15 था तो रिएक्शन के बाद भी 15 ही होगा। ऐसा नहीं कि 14 हो जाएगा, ऐसा नहीं कि 16 हो जाएगा ना। ठीक है, अगर रिएक्शन से पहले 15 था तो रिएक्शन के बाद भी 15 ग्राम ही होगा। यानी कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि जब भी फिजिकल और केमिकल चेंज होगा, ठीक है, तो मास ऑफ सिस्टम, यानी कि सिस्टम का जो मास होगा, ठीक है, वो हमेशा कंजर्व रहेगा, रीमेंस कंजर्व। बड़ा सिंपल सा कहानी है। ठीक है, तो यह बात देख लीजिए आप, कंजर्व कह लो या कांस्टेंट कह लो। ठीक है, कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा या जब भी कोई फिजिकल चेंज होगा तो जो सिस्टम का मास होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी कि रिएक्टेंट का जो मास पहले था और जो प्रोडक्ट, मतलब वही बाद में रहेगा प्रोडक्ट के मास में भी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं एक बार और आपको बता देता हूं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जब भी कोई फिजिकल चेंज होगा या जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास हमेशा बराबर होगा। इसका मतलब हुआ कि रिएक्शन से पहले जो चीज जितना था रिएक्शन के बाद भी उतना ही होगा। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सिस्टम जब केमिकल रिएक्शन या फिजिकल रिएक्शन होगा तो सिस्टम का जो टोटल मास है वो हमेशा कंजर्व रहेगा, यानी कि उसमें कोई हेरा फेरी नहीं होगा, ना मास बढ़ेगा ना मास घटेगा। ठीक है, चलिए ये बात हो गया। अब इसको हम एक और तरीका से बोल सकते हैं, आप समझिए। देखिए, हम दो बात आपको बता दी और दोनों बात का सेम मतलब है। एक बात और हम बता सकते हैं, आप समझिए जरा। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पहले 15 था तो बाद में भी 15 ही है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ, यानी कि केमिकल रिएक्शन के टाइम पर किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। हम कैसे समझ गए, क्योंकि अगर नए पदार्थ का निर्माण होता तो शुरू में 15 था तो बाद में 15 ज्यादा हो जाता ना। आप समझिए, अगर मान लीजिए कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन किया और रिएक्शन करने के बाद कुछ नया पदार्थ बनता, ठीक है, कुछ नया मतलब कुछ एक्स्ट्रा पदार्थ बन जाता, ठीक है ना, तो 15 ग्राम से ज्यादा प्रोडक्ट होता ना। ठीक है, या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, मान लीजिए कि पहले भी 15 है और बाद में भी 15 है। इसका मतलब हुआ कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो इस रिएक्टेंट वाले पदार्थ का डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ, यानी कि इसमें से किसी भी पदार्थ का विनाश नहीं हुआ, क्योंकि अगर किसी पदार्थ का विनाश होता तो प्रोडक्ट का मास घट जाता ना। आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं सिंपल सा बात यह कहना चाह रहा हूं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा या जब भी कोई फिजिकल चेंज होगा तो न ही उस टाइम पर कोई मास बनता है, या हम ऐसे बोल सकते हैं ना ही मैटर बनता है कोई, और ना ही पुराने वाले मैटर डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर कोई नया मैटर बनता तो प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट के मास से ज्यादा होता, और अगर पुराने वाले पदार्थ का डिस्ट्रक्शन होता, अगर वो डिस्ट्रॉय होते तो प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट के मास से कम होता। यानी कि तीसरा बात हम ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि ड्यूरिंग फिजिकल और केमिकल चेंज, यानी कि जब भी कोई फिजिकल और केमिकल चेंज होगा तो मैटर कैन नॉट क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। देखिए, तो ये बात याद रखना है, यानी कि हम सिंपल बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा या जब भी कोई फिजिकल चेंज होगा तो उस टाइम पर आप नहीं पदार्थ को बना सकते हो, नहीं पदार्थ का विनाश कर सकते हो। तो देखिए, ये तीन बात है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, और तीनों सेम बात है, इस तीनों में कोई अंतर नहीं है। अगर आप गौर से समझ पा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये तीन बात है लेकिन ये तीनों बात सेम है। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि देखो भाई कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा, बात नंबर 1। बात नंबर 2, टोटल सिस्टम का मास हमेशा कंजर्व रहता है। बात नंबर 3 कि मैटर को हम न बना सकते हैं न ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये तीनों बात लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपसे कोई पूछेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या स्टेटमेंट है, तो ये 3 स्टेटमेंट है। ठीक है, अब थोड़ा सा और हम बात कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और हम बात करेंगे तो, और अब गौर से देखिएगा कि थोड़ा हम यहां पर कुछ ट्विस्ट आएगा यहां पर। ठीक है ना, मान लीजिए, ठीक है, एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको ऐसा, मान लीजिए कि कार्बन है, ठीक है, और ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर के रिएक्शन किया। ठीक है, मान लीजिए कि कार्बन 40 ग्राम है, ठीक है, और ऑक्सीजन है 20 ग्राम। ठीक है, तो CO2 कितना बनेगा, सिंपल 60 ग्राम बनेगा। हम जान रहे हैं ये बात, हम जान रहे हैं, अब ये पढ़े हैं। ठीक है, कि भाई रिएक्टेंट का टोटल वजन प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होगा, तो अगर ये दोनों मिलाकर के 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, देखिए ये 60 कब होगा, जब मान लीजिए कि हम 40 ग्राम कार्बन लिए हैं
तो 40 का 40 ग्राम कार्बन रिएक्ट कर जाए। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मैंने 40 ग्राम यदि कार्बन लिया तो 40 का 40 ग्राम कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। उसी तरीके से अगर मैंने 20 ग्राम प्रोडक्ट मतलब ऑक्सीजन लिया है तो 20 का 20 ग्राम ऑक्सीजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, यानी कि अगर मैंने शुरू 60 लिया है, शुरू में 60 ग्राम अगर लिया है मास, तो ये बाद में 60 तभी बनेगा जब ये पूरे के पूरे 60 ग्राम मास कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कभी ऐसा हो जाए, ठीक है, कि हमने लिया तो 40 ग्राम लेकिन इसमें 20 ग्राम कार्बन ही रिएक्ट किया। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मैंने रिएक्शन किया, ठीक है, रिएक्शन करवाया तो हम लिए 40 ग्राम कार्बन और 20 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन जब रिएक्शन हो गया ना तो हम देख रहे हैं कि यार 20 ग्राम कार्बन तो बच गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम 40 ग्राम कार्बन लिए थे लेकिन 20 ग्राम कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, यानी कि 20 ग्राम कार्बन अभी भी बच गया है। तो जब 20 ग्राम कार्बन बचिए गया तो 20 ग्राम ने रिएक्ट किया, यानी कि 20 ग्राम कार्बन का रिएक्ट किया, 20 ग्राम ऑक्सीजन का रिएक्ट किया, तो यहां पर 60 ग्राम नहीं बनेगा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ 40 ग्राम बनेगा। समझने का प्रयास कीजिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि अगर मान लीजिए कि कार्बन 20 ग्राम रिएक्ट नहीं किया तो रिएक्टेंट नहीं हुआ ना। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो याद रखिएगा, कभी कभी क्या होगा कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, कुछ रिएक्टेंट बच जाता है और जो बच जाएगा ना उसको हम बोलेंगे रेजिड्यू। याद रखना है, रेजिड्यू बोलेंगे उसको हम। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा कहानी है, उसको हम रेजिड्यू बोलेंगे। ठीक है, तो जब आप कभी सवाल बनाओगे तो आपको वहां पर वर्ड मिलेगा रेजिड्यू, कहेगा कि भाई ऐसा ऐसा रिएक्शन करके ऐसा हुआ तो उसमें इतना ग्राम रेजिड्यू बच गया। तो रेजिड्यू बच गया इसका मतलब कि रिएक्टेंट कुछ बच गया, वो पूरा पूरा रिएक्शन नहीं किया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब कभी भी रेजिड्यू बचे तो वहां पर मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर वाला यदि आप फॉर्मूला लगाओगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप एग्जैक्ट रिएक्टेंट का मतलब वहां पर नहीं समझ पाओगे। ठीक है ना, क्योंकि जब रेजिड्यू बच जाता है तो रिएक्टेंट का मास चेंज हो जाता है, लेकिन आप उतना दिमाग लगाओगे नहीं, तो दिमाग लगाना भी नहीं है, मैं दिमाग लगा देता हूं। देखिए कि जब भी रेजिड्यू का कहानी होगा, ठीक है ना, जब भी रेजिड्यू का कहानी होगा तो वहां पर जो मास ऑफ रिएक्टेंट होगा, ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट होगा वो मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ रेजिड्यू के बराबर होगा। ये बात याद रखना है। देखिए मैं क्या कह दिया, मैंने क्या कह दिया, ठीक है, याद रखना है। ठीक है, कि जब रेजिड्यू बच जाएगा, ठीक है ना, तो वहां पर मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगा, बल्कि मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ रेजिड्यू के बराबर होगा। ठीक है, यहां पर मैंने आपको सीधा बताया था कि मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा, लेकिन कब? जब पूरा पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि रेजिड्यू नहीं बच रहा है। लेकिन यदि रेजिड्यू बचेगा तो याद रखिएगा प्रोडक्ट साइड हम रेजिड्यू जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि यहां पर 20 ग्राम कार्बन बच गया है, ठीक है, 40 ग्राम हमने कार्बन लिया, 20 ग्राम ऑक्सीजन, इसमें 20 ग्राम कार्बन बच गया। ठीक है, तो जब 20 ग्राम कार्बन बच गया, ठीक है, तो आप कहोगे ठीक है कैसे हमारा यहां पर फॉर्मूला मतलब आंसर आएगा। ठीक है, अगर 20 ग्राम कार्बन बच गया तो हम यहां पे क्या करेंगे? ठीक है, तो सिंपल बात है ना, मास ऑफ रिएक्टेंट तो कितना है, मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है? ठीक है, तो 20 ग्राम ऑक्सीजन, 20 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है, और 20 ग्राम जो कार्बन रिएक्ट किया है 100 और 40 ग्राम CO2 बना हुआ है और जो 20 ग्राम रेजिड्यू बच गया 100, तो देखिए दोनों साइड लगभग सेम आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, यानी कि यदि आप यहां पर 60 दे दोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहां पर अगर हम 60 दे दिए तो ठीक है, तो आप सोचोगे कि कैसे हो गया, इधर 20 है, इधर 20 है, इधर 60 कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा रेजिड्यू का कहानी। ठीक है, कि रेजिड्यू का एग्जैक्ट कहानी क्या है। ठीक है ना, तो रेजिड्यू का सिंपल सा फंडा हुआ कि भाई कुछ रिएक्टेंट बच गया है। ठीक है ना, तो आप उसको रिएक्टेंट में गिनती नहीं करोगे, लेकिन यदि आप चाह रहे हैं कि नहीं हम उसको भी रिएक्टेंट में गिनती करेंगे, ठीक है ना, अगर आप चाह रहे हैं कि हम उसको भी रिएक्टेंट में गिनती करेंगे तो आपको प्रोडक्ट साइज में रेजिड्यू जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि प्रोडक्ट हमारे पास 60 ग्राम है, ठीक है ना, तो आपको ये 40 वाला जोड़ना भी है और ये 60 वाला भी जोड़ना है, तो इस साइड आपको रेजिड्यू वाला कहानी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी उतना माथा नहीं लगाना है, अगर आप समझ पाए होंगे, बहुत छोटी सी बात है। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन के द्वारा हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 4.2 ग्राम NaHCO3 इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ CH3COOH। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है
कह रहा है कि हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है यानी कि NaHCO3, ठीक है, और इसको मिलाया गया है CH3COOH के सॉल्यूशन से, ठीक है, और हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है 4.2 ग्राम, ठीक है, ये है 4.2 ग्राम और ये है 10.0 ग्राम यानी कि 10 ग्राम है, ठीक है। तो 4.2 ग्राम NaCO3 इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ CH3COOH 10.0 ग्राम। इट इज ऑब्जर्व दैट, ऐसा देखा गया कि 2.2 ग्राम ऑफ CO2 इज रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर। अब देखिए क्या हुआ, NaHCO3 है, CH3COOH इसको मिलाया गया तो ऐसा पाया गया कि कुछ CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया यानी कि CO2 बना, कितना बना 2.2 ग्राम, ठीक है, 2.2 ग्राम CO2 बना, ठीक है, और कुछ कह रहा है और उसके बाद कह रहा है कि कुछ रेजिड्यू बच गया, ठीक है, कहानी समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ रेजिड्यू बच गया, ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ इस रेजिड्यू का मास कितना होगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ देखिए कि 4.2 ग्राम और 10.0 ग्राम, ठीक है, हम इस दोनों का रिएक्शन करवाए, ठीक है, तो प्रोडक्ट बना, लेकिन प्रोडक्ट बना ना तो 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, कुछ रेजिड्यू बच गया है, तो हमसे पूछ रहा है कि उस रेजिड्यू का वजन बता दो। तो देखो हम कोई फार्मूला वॉर्मूला नहीं लगाएंगे, फार्मूला लगाने की नौबत ही नहीं आएगी, अक्ल से काम लेना है ना। अक्ल क्या है, देखो हम क्या जानते हैं, देखो हम जानते हैं कि अगर मान लो कि ये पूरा पूरा रिएक्ट करता तो उधर प्रोडक्ट कितना बनता, यानी कि दोनों मिला करके रेजिड्यू और CO2, मान लीजिए कि रेजिड्यू एक प्रोडक्ट ही है ना, ठीक है, नहीं मान लो कि अगर रेजिड्यू हम नहीं माने सिर्फ CO2 है, ठीक है, तो अगर मान लो कि अगर ये पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता तो 14.2 ग्राम प्रोडक्ट बनता यानी कि 14.2 ग्राम बनता कि नहीं बनता, ऑब्वियसली बनता, ठीक है, लेकिन यहां पर बन तो रहा है 2.2 ग्राम ही, ठीक है ना, ऐसा कुछ है कि 2.2 ग्राम ही बन रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, कुछ मास तो घट रहा है, ठीक है, तो रेजिड्यू का मास कैसे निकलेगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपको हम बताए हुए हैं कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट होता है, ठीक है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है 4.2 ग्राम और 10.0 ग्राम, ठीक है, ये बराबर होगा किसके, मास ऑफ प्रोडक्ट के और मास ऑफ रेजिड्यू के, ठीक है, याद रखना है। तो यहां से रेजिड्यू निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, ये आ जाएगा 14.2 ग्राम और ये आ जाएगा 2.2 ग्राम प्लस रेजिड्यू यानी कि रेजिड्यू का मास, तो यहां से रेजिड्यू का मास आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना, तो माइनस कर लो कितना आ जाएगा, इतना 12 ग्राम, ठीक है ना, इस तरीके से आ गया, तो आप समझिए, ठीक है, यानी कि हम लिए तो थे 14.2 ग्राम लेकिन एक्चुअली में रिएक्ट किया 2.2 ग्राम, ठीक है ना, यानी कि इतना बच गया 12 ग्राम बच गया, ठीक है, तो ये बात याद रखना है। कभी कभी ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देगा कि ये 4.2 ग्राम लिए, ये 10.0 ग्राम लिए, ये 2.2 ग्राम बना और रेजिड्यू बच गया 12.0 ग्राम, ठीक है, यानी कि 12 ग्राम रेजिड्यू बच गया। तो हमें बताओ कि क्या ये एक्सपेरिमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का पालन करता है, वेरीफाई करता है, तो कैसे बनेगा। तो जब ये पूछेगा वेरीफाई करता है तो सिंपल ना भाई, तुम टोटल रिएक्टेंट का वजन निकाल लो, टोटल प्रोडक्ट का वजन निकाल लो, देखो दोनों बराबर आया, बराबर आया तो वेरीफाई करता है, बराबर नहीं आया तो नहीं वेरीफाई करता है। वेरीफाई करने का तो यही मतलब हुआ ना कि भाई दोनों साइड का वजन बराबर है कि नहीं है, अगर बराबर होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओके है, और नहीं हुआ तो नहीं ओके है, बात खत्म है, ठीक है। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एक क्वेश्चन जिसमें रेजिड्यू का कहानी था, ठीक है। तो मैं एक और बहुत सा आसान सा सवाल देता हूं, ठीक है ना, और आसान सा ही सवाल बनता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर, ठीक है, इसमें कोई भारी जैसा है कुछ है नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक सवाल है कि 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट विथ 32 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है, देखिए हमारे पास कार्बन है 12 ग्राम, ठीक है, और ऑक्सीजन है 32 ग्राम और ये रिएक्शन करके बना रहा है CO2, ठीक है, CO2 बना रहा है, तो कह रहा है कि तुम CO2 का मास बताओ, ठीक है, यानी कि ये कितना बनेगा, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ नो रिएक्टेंट लेफ्ट एट द एंड ऑफ रिएक्शन, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि देखो 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट किया और कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये पूरा का पूरा रिएक्ट कर रहा है, कुछ बच नहीं रहा है, ठीक है, यानी पूरा का पूरा रिएक्ट कर गया, यानी रेजिड्यू बचवे नहीं किया, तो जब पूरा का पूरा रिएक्ट किया तो इधर टोटल है 44 ग्राम, तो इधर भी टोटल 44 ग्राम होगा ना, यानी कि CO2 कितना बना, तो CO2 बनेगा 44 ग्राम, ठीक है ना। और अगर मान लो इसमें कह देता है कि भाई 10 ग्राम रेजिड्यू बच गया है, तो यहां पर 10 ग्राम घट जाता है, यानी कि यहां पर 44 ना, यहां पर 34 ग्राम होता, ठीक है। तो भाइयों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे होंगे कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं, ठीक है, और यदि आप ये समझ गए तो मुबारक हो, बधाई हो, आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ चुके हैं, खत्म हो गया, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे हमारा अगला नियम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है।
तो